हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या होता है, यानी हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या होता है या हार्डी-वीनबर्ग का रूल क्या है। हालांकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पर न्यूमेरिकल नीट में पूछे जाते हैं और कितने टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं वो हम सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में बताएं तो हार्डी और वीनबर्ग दो अलग अलग साइंटिस्ट थे। हार्डी जो थे वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, वीनबर्ग जो थे वो जर्मन फिजिशियन थे। फिर से मैं बोल देता हूँ, हार्डी जो थे वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे और वीनबर्ग जो थे वो जर्मन फिजिशियन थे। इनके अनुसार रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन, जीन फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप जो होता है वो कांस्टेंट होगा अगर कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं हो रहा है। यानी किसी भी पॉपुलेशन में जो रैंडमली मेटिंग कर रही है उसके अंदर जीन पूल या उसका जो जीनोटाइप है कंप्लीट वो कांस्टेंट तब होगा जब कोई इवोल्यूशनरी चेंज नहीं हो रहा है। यही इनका नियम है। इन लार्ज रैंडमली मेटिंग पॉपुलेशन में अगर इफ देयर इज नो नेचुरल सिलेक्शन, नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नो म्यूटेशन, नो जीन फ्लो, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, यानी ये 5 फैक्टर हैं। अगर नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जीन माइग्रेशन नहीं हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, म्यूटेशन नहीं हो रहा है और रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है वो जीन पूल जो है वो कांस्टेंट है। जीन पूल कांस्टेंट होने का मतलब है वहाँ इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, यानी वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में है। एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये 5 फैक्टर हैं। एक तो आप मान लीजिए कि नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और म्यूटेशन। अगर ये 5 फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं या ये सब अब्सेंट है तो जीन पूल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जीन पूल अगर कांस्टेंट होगा तो मतलब वहां कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है और पॉपुलेशन जो है वो हमारी किस में है, इक्विलिब्रियम में है। याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं इस नियम को, तो वही 5 फैक्टर अफेक्ट करेंगे कि म्यूटेशन, रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। ये 5 फैक्टर जो होता है वो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। या हम बोल सकते हैं कि अगर ये 5 फैक्टर में कोई भी नहीं, मतलब जैसे कोई भी एक है तो मतलब म्यूटेशन मान लीजिए है, म्यूटेशन है तो मतलब इवोल्यूशन हो जाएगा। अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है तब भी इवोल्यूशन हो जाएगा। तो ये 5 फैक्टर अगर अब्सेंस हो गए तो जीन पूल कांस्टेंट हो गया, जीन पूल कांस्टेंट हो गया तो मतलब कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो मतलब जो हमारा कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है वो इक्विलिब्रियम में है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, 5 फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये तो पता चल गया। इसका सिग्निफिकेंट क्या है, इसका सिग्निफिकेंट है कि वी कैन कैलकुलेट द जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। तो हम किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ देयर इज चेंज इन द जीन फ्रीक्वेंसी, अगर इसकी जीन की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इंडिकेट कर रहा है कि इवोल्यूशनरी चेंज हो रहा है। फिर से मैं बोल देता हूं कि अगर किसी भी पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज हो रहा है तो वो इंडिकेट करेगा कि इवोल्यूशन हो रहा है, सीधी सी बात है। तो हम इस नियम की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन या जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। इसमें 2 नियम दिए गए बेटा, P + Q = 1, P² + 2PQ + Q² = 1। एक तो ये हो गया। अब मैं बताता हूं P क्या होता है। P + Q = 1, तो P जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील होता है। फिर से मैं बोल देता हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। Q जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील होता है। P² क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। फिर से मैं बोलता हूं, P² क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। Q² जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल और 2PQ जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। तो ये आप अगर याद रहेगा तो आपको सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला P क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील है। Q क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलील है। P² क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल है। Q² क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल है। 2PQ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल है। तो जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दिया गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील मतलब हो गया बेटा P पूछ रहा है। डोमिनेंट एलील का मतलब हो गया P, ठीक है, P। तो P दिया है बेटा आपका 0.9, ठीक है, और पूछा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिसेसिव एलील, तो मतलब Q बता दो, Q बता दो, है ना। तो आप क्या करोगे, P + Q = 1, यही होता है, हमें Q निकालना है। Q = हो जाएगा 1 - P, है ना, और 1 - P कितना दिया है, 0.9, तो 0.9 दिया है तो मतलब हो गया 0.1। P की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0.1। ये आपके दिमाग में रहेगा, ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया आंसर, ठीक है। P = क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी Q पूछा है ना, तो ये Q होगा बेटा, है ना, Q।
Q इक्वल टू 0.1 या 0.1, तो ये हमारा हो जाएगा रेसेसिव एलील का वैल्यू। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील। अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, फिर मैं सोल्यूशन दे ही रहा हूं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील, तो हमें दिया बेटा Q इक्वल टू दिया है 0.6। ठीक है, अब पूछा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। हमें पी स्क्वायर निकालना है, पी स्क्वायर निकालना है, ध्यान सुनिए। तो अब अगर देखो P दिया है और P स्क्वायर निकालना, Q दिया है P स्क्वायर निकालना है, तो आप जानते हो P प्लस Q इक्वल टू 1, तो P इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस Q, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 0.6, तो ये हो जाएगा P की वैल्यू आ जाएगी 0.4, P की वैल्यू आ जाएगी 0.4। ठीक है, P की वैल्यू आ गई। अगर P की वैल्यू आ गई तो ध्यान से सुनिए, P की अगर वैल्यू आ गई तो अब हमें पूछा है P स्क्वायर बता दो, तो P है 0.4, तो हम 0.4 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0.16, P की वैल्यू हो जाएगी 0.16, ये हो जाएगा हमारा आंसर। P की वैल्यू, P स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, हमें P स्क्वायर पूछा ना, P स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 0.16, यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा कोई कंफ्यूजन ना हो कि Q देखो दिया हुआ है, P स्क्वायर पूछ रहा है ना, तो P प्लस Q इक्वल टू 1, तो 1 में से हमने 0.6 हटाया, 0.4 आ गया। अब स्क्वायर कर दोगे तो 0.16 आ जाएगा, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या हो सकता है। तीसरे टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है कि पॉपुलेशन 200 है, 72 आर होमोजाइगस रिसेसिव। तो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल दिया है ना, पॉपुलेशन ऑफ 200 इंडिविजुअल है ना, तो होमोजाइगस रिसेसिव मतलब हो गया Q स्क्वायर। होमोजाइगस रिसेसिव कितने दिए गए हैं, 72, कितने में से, 200 में से। तो हम इसको अगर काटें तो 36 दूना 72 हो गया, 100 दूना 200 हो गया, तो 36 बटा 100 हो गया। इसको काट सकते हैं, ये आ जाएगा 0.36 आ जाएगा, 0.36। तो Q स्क्वायर आ गया हमारा 0.36 दिया हुआ है, Q स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.36। अब हमसे पूछा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, तो हमसे P पूछ रहा है, हमसे P की वैल्यू पूछ रहा है। तो P की वैल्यू की अगर हम बात करें, देखो Q स्क्वायर हो गया, तो क्या मैं Q निकाल सकता हूं, बिल्कुल Q निकाल सकता हूं, अंडर रूट कर दूंगा 0.36, तो ये Q इक्वल टू हो जाएगा 0.6 आ जाएगा। Q की वैल्यू आ गई हमारा 0.6। ठीक है, अब अगर Q आ गया 0.6 तो हम P निकाल सकते हैं, यहां बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहां से फिर हम क्या कर सकते हैं, देखिए P प्लस Q इक्वल टू 1 है ना, तो हमें क्या निकालना है P, तो P इक्वल टू होता है 1 माइनस Q हो जाएगा, Q इधर लेके जाएंगे, तो Q दिया हुआ है 0.6, तो माइनस 0.6, तो हो जाएगा P की वैल्यू आ जाएगी 0.4 है ना, P की वैल्यू आ गई 0.4, ये है हमारा आंसर, ये है हमारा आंसर। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो P की वैल्यू भी आ गई, जितना इंडिविजुअल दिया है, कितने में दिया है, तो उसको हम अपॉन कर देंगे और हमारा आ जाएगा। अगर परसेंटेज बोले 0.36 है तो 36% हो जाएगा। ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन रहा। इसी के दौरान अगर हम आगे जाएं तो एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है इस तरीके का, बोला गया है कि इन अ पॉपुलेशन की 28,800 इंडिविजुअल हैं, लेकिन परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल दिया गया है। तो क्या दिया है, परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल। डोमिनेंट इंडिविजुअल का मतलब हो गया P स्क्वायर दिया है, कितना दिया है 49%, 49%। ठीक है, अब देखो P स्क्वायर बेटा, P स्क्वायर है 49%, तो हम बोल सकते हैं इसकी जो वैल्यू हो जाएगी 0.49 हो जाएगी। तो P स्क्वायर क्या हो जाएगी वैल्यू 0.49। अब हमसे पूछा है कि आप बताओ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, तो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल 2PQ पूछा है, 2PQ पूछा है, लेकिन हमें पहले P और Q की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं P निकालना होगा, P बोलना पड़ेगा, तो हम इसे कर सकते हैं अंडर रूट 0.49, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.7। P की वैल्यू आ गई 0.7, क्योंकि 7 7 49, तो 0.7 आ जाएगी। P की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.7। ठीक है, P की वैल्यू अगर 0.7 आ गई, बेटा ध्यान सुनिएगा, P की वैल्यू अगर 0.7 आ गई तो P प्लस Q इक्वल टू 1 करके Q की वैल्यू निकाल सकता हूं। तो Q इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस P, तो 1 माइनस 0.7, तो ये हो जाएगा 0.3। Q की भी वैल्यू आ गई 0.3,
ठीक है, दोनों वैल्यू आ गए हमारे पास। अब हमें क्या रखना है, 2pq निकालना है। तो अब बताओ 2pq निकालना है, ठीक है। यहां देखते हैं कि इसके आगे यहां है ना, हमें 2pq निकालना है। 2pq तो 2 इंटू पी कितना है 0.7, q कितना है 0.3, तो 2 इंटू 0.1 तो कितना हो जाएगा 0.42। तो ये हमारा 2pq आ गया 0.42, ये वैल्यू आ गई। लेकिन हमसे पूछा है भैया परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में बताओ। तो परसेंटेज कितना आ जाएगा 42%, ठीक है। 2pq आ गया 42%, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 42%, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो बहुत आराम से, बहुत विधिवत ढंग से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, ये रहा हमारा हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना खूब ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए।